गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट 3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी अपना डेट लगभग निश्चित कर चुकी है, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? तो ये ऑप्शन बी गोंडवाना। जैसा कि आप जानते हैं, ये विशाल भूखंड पृथ्वी का 2 भागों में बटा। पहला भाग था पैंजिया। पैंजिया जब 2 भाग में बटा तो 1 नंबर और 2 नंबर। ये 2 नंबर हुआ गोंडवाना नीचे, और ऊपर 1 नंबर हुआ था अंगारा। जैसा कि फिगर से भी हम लोग देख सकते हैं, भारतीय प्लेट देखिए, यहाँ इंडियन प्लेट लिखा हुआ है, तो ये इंडियन प्लेट, ये गोंडवाना का भाग। अफ्रीकन प्लेट गोंडवाना का भाग, साउथ अमेरिकन प्लेट गोंडवाना का भाग, और नीचे यदि चलते हैं तो ये अंटार्कटिका आएगा, ये भी गोंडवाना का ही भाग। देखिए यहाँ लिखा हुआ गोंडवाना का भाग, तो इतना सारा गोंडवाना का भाग था। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विश्व में सर्वाधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? ऑप्शन सी होगा चीन, ऐसे ब्राजील, ऐसे ये श्रीलंका करता है, श्रीलंका। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार सी दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश 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 का निर्माण होता है। ए, पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। अभिसारी यानी इधर से और इधर से संचलन होगा तो बीच में इस तरह से पर्वत का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ फिगर दिखाया गया है, यह अभिसरण किस प्रकार से हो रहा है, और पर्वत का निर्माण देखिए यहाँ ऊपर में हुआ है। ये पर्वत ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे बन रहा है, अभिसरण हो रहा है। एक प्लेट इधर से जा रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है। जो हल्की प्लेट है ये ऊपर चला गया, और जो नीचे वाला भारी प्लेट है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे सबडक्शन, या इसको आंतरिक भागों में जाना आप कह सकते हैं। क्षेपण, हिंदी में इसको क्षेपण भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन दीजिएगा उत्तराखंड, ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो नहीं है ये चुनना है, तो ऑप्शन डी दीजिएगा फ्यूजियामा। ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, प्रसुप्त। बाकी ये सक्रिय है 3। माउंट एटना इटली में, किलायू हवाई द्वीप पे, ओजोस डे स्लैडो ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? ऑप्शन डी फंडी की खाड़ी में आता है, जो कनाडा नोवा स्कोटिया के पास है। यहाँ फंडी की खाड़ी दिखाया गया है, देखिए यही है फंडी। ये फंडी पे सबसे ऊंचा ज्वार के लिए जाना जाता है, और ये नोवा स्कोटिया कनाडा का भाग है। अगला प्रश्न में आते हैं, अगुलहास धारा कहाँ चलती है? तो ये हिंद महासागर, ए होगा ऑप्शन। अफ्रीका बना रहे हैं, यहीं पे चलता है, अगुलहास चल रहा है ये, और ये ऊपर 0 डिग्री हो गया। और यहाँ पे ये मेडागास्कर, यहाँ से 23.5 डिग्री रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, साउथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में धान का जीन बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन दीजिएगा डी फिलीपींस, रिसर्च सेंटर भी है वहां पे। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? किस महाद्वीप में? ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन होगा सी, एशिया में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ज्यादातर जो पत्तियां गिरा देती है वन, तो वो एशिया में। भोजपत्र कहाँ मिलता है? तो ये डी होगा ऑप्शन, हिमालय में भोजपत्र मिलता है। भोजपत्र हम लोग देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यही है भोजपत्र। भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष, जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है, यानी जहां पर कोंधारी वन भी पाया जाता है। ये काफी उपयोगी है, और इसका सफेद छाल जो होता है, प्राचीन काल में ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
तो ये है सी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। मणिपुर का एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, जो लोकतक झील में है। उड़ीसा का है सिमलीपाल। असम का है काजीरंगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारत के किस नगर को सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो ये ए होगा ऑप्शन, मुंबई को। कानपुर को हम लोग सूती वस्त्र की राजधानी नहीं कह करके मैनचेस्टर ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते हैं। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ऑप्शन होगा बी, अनुमानित प्रतिशत, ये नहीं तो कहीं ऐसा भी रह सकता है 0.032%, तो ये भी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, निम्न राज्यों में मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम है? तो मत्स्य में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है, आप जानते हैं, सी ऑप्शन दीजिएगा। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है गुजरात, फिर है केरल। 15 नंबर प्रश्न में आइए, किस नगर को दामोदर नदी से, नगर के जगह पे नहर हो जाएगा, नहर, किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? ये एडन नहर निकाला गया है, ऑप्शन ए दीजिएगा। 16 आइए, बिहार में लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो ये बी ऑप्शन होगा, 1090 हो गया है। कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? सबसे पहले हम लोग बिहार का देशांतर रेखा को जान लें कि कितना से कितना बीच में बिहार का देशांतर रेखा है। तो बिहार का देशांतर रेखा शुरू होता है 83 19 50 से। 83 डिग्री, 83 19 50 ईस्ट से शुरू होकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड होता है। अब देखिए, इसके बीच में यदि कोई है तो उसको आप देख लीजिए, इसके बीच में कौन है, 86 बी है और 84 है, तो इसका ऑप्शन क्या ले लेंगे, ई ले लीजिएगा 17 का। देशांतर रेखा क्या होता है? तो देशांतर रेखा आप कह सकते हैं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। बीच का जो देशांतर रेखा है इसको हम लोग 0 डिग्री, इसके दाएं वाला ईस्ट होता है, बाएं वाला वेस्ट होता है। चलिए अगला आते हैं, बिहार में सर्वाधिक किस दलहनी फसल का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन सी, चना होता है। बिहार को मुख्य रूप से कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए दीजिएगा, 4। ये सभी ऑप्शन सीधा रट करके आंसर मारने का है, बहुत समझने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? तो बी ऑप्शन, जूट पार्क बिहार का पूर्णिया में, चूंकि पूर्णिया, इसके बाद कटिहार, किशनगंज, ये सब जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसीलिए। आगे यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू होगा। इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1969 ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 21 के बाद हम लोग अगला देखते हैं, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, याद रखेंगे कोई भी फिल्म महोत्सव होगा तो वो गोवा में होगा, ऑप्शन दीजिएगा डी। अगला प्रश्न है, चूंकि ये 21 का है, इसको छोड़ दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग इसको भी छोड़ दे रहे हैं, और अगला आइए, उत्कर्ष 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों में सुधार हेतु उत्कर्ष 2022 किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, फिर हम लोग ये दो छोड़ करके अगला आते हैं 29 नंबर से, काली मुद्रा क्या है? याद रखेंगे, काली मुद्रा एक आय रहित मुद्रा है, आय रहित मुद्रा को हम लोग काली मुद्रा, ऑप्शन डी दीजिएगा। इसके बाद आते हैं, फिर 30 नंबर छोड़ देते हैं, इसके बाद 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। 31 नंबर प्रश्न, बुनियादी आवश्यकताएं सूचकांक के प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं 31 में? तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, लगभग सब सही है, ऑप्शन दीजिएगा ई। तो बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या है? तो जैसे पेयजल है ही, स्वच्छता है, आवास है ना, ये कम से कम 3 तो है, 3 नहीं तो 2 तो श्योर है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई। 32 में आइए, बिहार में जोतों का औसत आकार कितना है? तो ये 0.93 हेक्टेयर है, ऑप्शन दीजिएगा बी। 33 नंबर प्रश्न पे आइए, बिहार के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ऑप्शन दीजिएगा ए, 10 जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज के लिए। अगला, पटना मेट्रो सेवा की लंबाई कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी दीजिएगा, 32.497 किलोमीटर अभी तक है, और ये बढ़ेगा ही, चूंकि काम बहुत तेजी से पटना में दिख रहा है, हो भी रहा है।
हम लोग 34 के बाद 35 नंबर पे आते हैं। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत गांव के कितने किसानों को 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा? तो हर गांव में 5 किसानों को आंसर ए दीजिएगा। और इकोनॉमिक्स हम लोग का फिनिश। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ये हिंदू कुश पर्वत तक, अफगानिस्तान बामियान का क्षेत्र तक फैला हुआ था, है ना। जहां आप कह सकते हैं सतलज नदी से आगे, सिंधु नदी से आगे, रावी नदी से आगे, काबुल नदी को पार करके अपना सेना चंद्रगुप्त मौर्य ने फैलाया था वहां पर। निम्न में से किसके सर्वश्रेष्ठ स्तूप माने जाते हैं? तो भरहुत का सर्वश्रेष्ठ स्तूप है, ये है आपका सतना, एमपी सतना में, एमपी सतना में भरहुत का स्तूप है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेरोडोटस को माना जाता है, तो ये इतिहास का जनक है, इतिहास का पिता ए हो जाएगा, है ना। राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। दर्शन शास्त्र का सुकरात को कहा जाता है, सुकरात को कहा जाता है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था? तो इसमें से सिकंदर के साथ नहीं आने वाला में डायमेकस था, ठीक है। क्योंकि डायमेकस जो था वो सीरिया का रहने वाला था, इसलिए डायमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया, है ना। चलिए ऑप्शन दीजिएगा ए, 39 का ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जो डायमेकस है वो आया भी था, तो ये आया था बिंदुसार के काल में आया था भारत, ठीक है, बिंदुसार के काल में आया था। चलिए अगला 40 नंबर प्रश्न। निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन इनमें से कौन थे? तो नागार्जुन थे, वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कश्मीर के कुंडल ग्राम में। नागार्जुन जो भारत के आइंस्टीन भी कहलाते हैं, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत पे अपना कार्य किया था, किस समय? कनिष्क के समय में। और वसुमित्र जो थे ये चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है। अश्वघोष के द्वारा जो है क्या क्या लिखा गया है? तो बुद्ध चरित लिखा गया है, सारिपुत्र भी लिखा गया है और सौंदरा नंदन भी लिखा गया है इनके द्वारा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। निम्न शासकों में से किसके लिए एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? एक्का ब्राह्मण गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो शासन काल रहा है 106 से लेकर 130 ईस्वी तक रहा है और बहुत ही ये महत्वपूर्ण शासक हुआ सातवाहन वंश का। ऐसे आपको मालूम है सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, ठीक है। लेकिन खोई हुई प्रसिद्धि को गौतमीपुत्र के द्वारा ही वापस किया गया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है मालवा और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया था। काठियावाड़ जैसा कि आप जानते हैं यही है काठियावाड़, ये काठियावाड़ है गुजरात वाला और मालवा इसके इधर वाला पार्ट को कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग गौतमीपुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण के रूप में भी जानते हैं। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये था गुप्त वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली का महरौली का यही स्तंभ लेख है जो लौह स्तंभ, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है ना, ये जंग रहित है। कितना इंपॉर्टेंट है, ये जंग रहित लौह स्तंभ है। कहा जाता है कि इसको जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने इसे बनवाया था यहाँ पर। कब? 480 से 412, 380 से 412 के बीच में, 380 से 412 के बीच में इसने शासन किया था और ये स्तंभ यहाँ पे बनवाया था। चलिए आगे, चंद्रगुप्त सेकंड का नवरत्न के रूप में भी आप ऐसे कुछ नाम जान सकते हैं जिसमें कालिदास, कालिदास, अमर सिंह,
व रुचि, वाराहमिहिर, ये सब इसके नवरत्न थे। और भी हैं घटकरपर, ये सब इसके नवरत्नों में से शामिल थे। 43 नंबर प्रश्न में निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? ऑप्शन दीजिएगा चारवाक, डी। चारवाक क्या है? एक दर्शन है, प्राचीन भारत का एक दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है। जबकि धन्वंतरी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विक्रमादित्य गुप्त वंश में धन्वंतरी एक चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। चरक कनिष्क के समय में, ये कनिष्क का राजवैद्य थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुषाण के समय में। और सुश्रुत भी प्राचीन काल का एक सर्जन या शल्य चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तोरमान किस जाति दल का था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये था हून। ऑप्शन दीजिएगा डी। हूनों में तोरमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक मिहिर कुल भी हून में बहुत प्रसिद्ध राजा दोनों हुआ था। हूनों का आक्रमण के लिए स्कंदगुप्त गुप्त काल में हुआ था, जो जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना है? ये है सुधा प्रबंध। ऑप्शन ए दीजिएगा 45 का। अगला चलते हैं हम लोग। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट 46 नंबर प्रश्न में। तो ये आप देंगे इल्तुतमिश। ऑप्शन दीजिएगा डी, इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का दूसरा शासक भी होता है। इसका काल है 1211 से लेकर 1236 के बीच में, ये दिल्ली सल्तनत पे राज करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना, क्योंकि इसने 40 गुलाम सरदारों के गुट को बनाया था, जिसे हम लोग तुर्कान चिहालगानी भी कहते हैं। इल्तुतमिश का ये काम था। उसके बाद इसने इक्ता प्रथा को भी लागू किया था। इक्ता का मतलब सूबा होता है, ठीक है। ये बंगाल जीत करके बंगाल का भाग को दिल्ली में एक इक्ता के रूप में या सूबा के रूप में मिलाया था। इसके बाद है, और भी इसके बारे में जानते हैं हम लोग, शुद्ध अरबी सिक्का यही चलाया था, जिसमें चांदी का बोलते थे टंका, चांदी के सिक्का को बोला जाता था टंका, और तांबा का सिक्का को बोला जाता था जीतल। तांबा के सिक्का को बोला जाता था जीतल। ये इल्तुतमिश ही चलाया था। और भी हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मकबरा शैली का निर्माण या जन्मदाता यही कहलाता है। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को भी पूरा करवाया था इल्तुतमिश। और इसके एक दरबारी में से मिनहाज उस सिराज बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है। चलिए अगला 47 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? चंगेज खान मंगोल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मंगोलों से भारत को बचाया था यही इल्तुतमिश। ऑप्शन इसका ए दे दीजिएगा, यानी 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 47 के बाद चलते हैं 48 में। 48 प्रश्न नंबर है, निम्न सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सिकंदर लोदी। लोदी वंश में बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, जहां लास्ट में 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, ये हम लोग जानते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम वंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? अब बिजारत क्या है, अब ये थोड़ा सा जानना होगा। बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था, चलिए हाँ, ये है 49 नंबर प्रश्न में, और इसका होगा आंसर तुगलक वंश सी। बिजारत का चरमोत्कर्ष या उत्कर्ष हुआ था। बिजारत क्या है? तो बिजारत एक संस्था था, है ना। इस्लामी संविधान में इसे मान्यता दिया गया था, और इसमें गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया था, अर्थात मुस्लिम सम्राटों के अधीन जो भी मंत्री परिषद व्यवहार में आते थे, उसे ही बिजारत की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। यानी मुस्लिम लोग के द्वारा जो मंत्री परिषद का निर्माण होता था, उसे बिजारत कहा जाता था, और ये तुगलक वंश में चरमोत्कर्ष पर था।
अगला, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये है अमुक्ता माल्यद। अमुक्ता माल्यद, ऑप्शन दीजिएगा डी। 50 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए, इसी प्रकार से मिताक्षरा किसने लिखा है? तो ये विज्ञानेश्वर लिखा है। इसी प्रकार से कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? तो राजशेखर लिखा है। ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया है, राजशेखर। राजशेखर। इसी प्रकार से राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हण लिखा है, कल्हण का राजतरंगिणी है। चलिए, अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो ये ऑप्शन दीजिएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। चलिए, अब्दुल रज्जाक जो था ये अरब का रहने वाला था। इसी प्रकार से कृष्णदेव राय के दरबार में आया था पुर्तगाल का डोमिनो, ये डोमिंगो प्यास, डोमिंगो पायस, सॉरी डोमिंगो प्यास बोल रहे हैं, डोमिंगो पायस आया था। और कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में आया था कोंटी, जो कि इटली का नागरिक था, कोंटी, देवराय प्रथम। और कृष्ण देवराय के दरबार में आया था डोमिंगो पायस। अगला प्रश्न है 52 नंबर, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो दक्षिण भारत में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अहमदनगर, बिदर, है ना, ये सब मिल करके लड़ा गया था विजयनगर सम्राट से, उसे तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। चलिए, आगे जो है तालीकोटा युद्ध के बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं। यह 23 जनवरी 1565 को दक्षिण भारत में लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य से सदाशिव राय और उसके विरोधी गुट में जो था अहमदनगर, बीजापुर, बिदर इत्यादि सभी मिलकर के, जिसका संचालन आदिल शाह कर रहा था। तो आदिल शाह और सदाशिव राय के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। हालांकि इसमें विजयनगर साम्राज्य का हार हो गया था। विजयनगर साम्राज्य में सदाशिव राय ये तुलु वंश से आते थे। चलिए, अगला प्रश्न है 53 नंबर का, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद किसने किया था? ये था बदायूनी के द्वारा किया गया था, और ये था रज्मनामा। ऑप्शन दीजिएगा डी, रज्मनामा बदायूं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? ये जीवी जोशी गए थे। ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला प्रश्न है, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? सब लोग जानते हैं, ए लॉर्ड कर्जन, 1905 में हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को। और लॉर्ड हार्डिंग, जो कि नरबली प्रथा को इन्होंने समाप्त किया था, ये लॉर्ड हार्डिंग के लिए जाना जाता है। चलिए, 55 के बाद आते हैं 56 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? छिपा हुआ नहीं, ये ऑप्शन दीजिएगा सी, ग्वालियर सिंधिया, माधवराव सिंधिया परिवार का। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो ये होता था कोलकाता से, इंडियन मिरर का। अगला प्रश्न, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किस पार्टी ने किया था? ये है होम रूल पार्टी, और ऐसे आप जानते हैं गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, गांधीकृत, गांधी जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है, तो ये जानिए। यंग इंडिया, दूसरा नवजीवन, और तीसरा हरिजन। ये तीनों गांधी जी के द्वारा, याद रखना आगे। अगला हम लोग चलते हैं 59 नंबर में, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? ये करते थे डी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय। आपको मालूम होगा कि फारसी सीखने के लिए राजा राम मोहन राय पटना आए थे बंगाल से चल करके। 59 नंबर प्रश्न में, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये लोकमान्य तिलक के द्वारा बोला गया था। ऑप्शन दीजिएगा सी, लोकमान्य तिलक
की जो रचना है वो भी हम लोग जानते हैं, मराठा है और केसरी है, जिसमें मराठा जो है इंग्लिश में लिखा गया और केसरी जो है मराठी में लिखा गया है। इन्हीं का एक और कथन है तिलक का कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं स्वामी विवेकानंद, इसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था। और जहां तक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं तो इन्होंने गीतांजलि पुस्तक को लिखा था। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम राजस्व शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन दीजिएगा बी, पहली बार स्वराज शब्द का। चलिए अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? इसमें दीजिएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। अगला है 1856 में निम्न कानून पारित हुआ, इसमें एक और इसमें 1856 में निम्न कानून पारित हुआ था 63 में, तो इसमें 63 का एक धार्मिक असुविधा और एक हुआ था 3 हिंदू विधवा विधवा पुनर्विवाह हुआ था, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें ज्योतिबा फुले के समय में हुआ था, ज्योतिबा फुले, जिसमें सत्यशोधक समाज की भी स्थापना किया था, और इन्होंने एक पुस्तक को लिखा था गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। ये दोनों पुस्तक को ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। एक है सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक है ये, सार्वजनिक सत्य धर्म, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है 65 नंबर, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन ए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये हुआ था 1839 में, 1839 में हुआ था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये हुआ था 1843, 1843। जैसा कि जानते हैं इंग्लैंड वाले ने पहले ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जब भारत में फिर आए तो भारत में ये इसी चीज को बंगाल ब्रिटिश कर दिया गया 4 साल के बाद। अगला, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? तो 1874 में, ए ऑप्शन होगा। और 67 नंबर प्रश्न, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बी ऑप्शन दीजिएगा, बांकीपुर में हुआ था 27वां, बांकीपुर में 1912 ईस्वी में हुआ था, 1912 ईस्वी में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर, ये बीपीएससी और सचिवालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत्योगतवा समाप्त हो गई, और ये कब? तो इसमें बी और डी होगा ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में और लाला लाजपत राय, ये दोनों गरम दल के नेता थे, इसलिए ऑप्शन दे दीजिएगा ई। और अगला प्रश्न है 70 नंबर, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? सीआर दास किए थे बचाव, अरविंद घोष जो कि एक राष्ट्रवादी नेता थे, और इन्हीं का भाई थे बाद में चलकर वो भी राष्ट्रवादी नेता हुए, बारिंद्र घोष। चलिए तो आज हम लोग यहाँ तक समाप्त करते हैं हिस्ट्री, इसका फिर वीडियो 2 बनेगा। आप लोगों को बता दें आने वाले समय में हमारे पास बीपीएससी मेंस का, बीपीएससी ऑप्शनल में ज्योग्राफी एलएसडब्ल्यू का क्लास उपलब्ध है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 91 28 13 23 20। कोई भी जानकारी के लिए इस पे। फाउंडेशन बैच भी उपलब्ध है हमारे यहाँ, यदि किन्हीं को फाउंडेशन बैच में पढ़ना है किन्हीं, तो आप आ सकते हैं। फाउंडेशन बैच हमारा शाम में 4 बजे से और सुबह में 7 बजे से। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।